चलिए तो आज भैया हम क्या करने वाले, अभी तक हमने शुरू से प्लेन मिरर से हमारी जो जर्नी शुरू किया था रे ऑप्टिक्स का, और वो जो अभी तक अपन ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में खत्म हुआ है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी आपको मैंने जनरल पढ़ा है। जैसे मान लो हम बात करें इनमें आपको अगर डू यू नो, अपन इसको पहले एक बार क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। डू यू नो, अगर मैं बात करूं सिंपल माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप, इस केस में हमने बताया था कि m इक्वल टू क्या था, बताओ जरा, d बाई u। m एट इंफिनिटी क्या था, बताओ जरा, d बाई याद है क्या? यस, m एट d मतलब m इंफिनिटी प्लस m एट d क्या था, बताओ जरा, d बाई f प्लस 1 है ना। मतलब हमारा जो md हो जाता है वो m इंफिनिटी प्लस 1 हो जाता है। यस कुछ है। उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद अगला हमने पढ़ाया था आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये पढ़ाया था मैंने। यस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने देखा था कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ m इक्वल टू जो आया था माइनस vo अपॉन u d अपॉन ue, ऐसे कुछ आ रहा था क्या? यस, ये पढ़ाया हम आपको। यस, ठीक, अगर मैं बात करें हम यहाँ पे m इंफिनिटी, तो m इंफिनिटी आया था अपना माइनस vo अपॉन u d अपॉन, यहाँ पे ub है f हो जाता है। यस, इसमें अपन एक लेंथ वाला भी कुछ पढ़ते हैं, vo प्लस f, याद है ये? बेटा, और ये मैंने बोला कि आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, बाकी सारे फार्मूले तो हम खुद से डिजाइन कर सकते हैं। याद है ना सभी को? और इसमें भी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये वाला, बाकी सारे फार्मूले हम खुद से डिजाइन किए थे। चलिए बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से m अगर d की बात करें तो कितना, माइनस u अपॉन u, और यहाँ पे आया था अपना d बाई, अच्छा इसको अपना क्या बेटा, d बाई f प्लस 1, ऐसा d बाई f ऐसे कुछ किए थे अपन को सर d बाई f प्लस 1। यस, d बाई f प्लस 1 ऐसा कुछ था क्या ये? यस, मतलब जो भी पहले यहाँ पे d बाई f था वो यहाँ पे d बाई f प्लस 1, मतलब ये बिल्कुल इस वाला को कितना आ गया है, बस यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ गया हमारा, v0 माइनस v अपॉन u, बाकी सब वैसे वैसे। और यहाँ से हमने ad निकाले तो वो था vo प्लस, ये अपना आया था f अपॉन f प्लस d, ऐसे कुछ आया था क्या? यस। उसके बाद अपन पढ़े थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का तो काम खत्म हो गया है, अब टीएस पढ़ेंगे, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हमने m इक्वल टू पढ़ा था माइनस f अपॉन u, याद है क्या सभी को? उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं अपना m इंफिनिटी की, तो m इंफिनिटी क्या आया था, माइनस f अपॉन fe, और l इंफिनिटी अपना आया था f प्लस fe, याद है क्या? यस, सभी को बताए? चलिए बहुत बढ़िया। m d की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये आया था अपना माइनस f, और fe जो 1 बाई u था इसलिए अपन देख सकते थे 1 बाई d प्लस 1 बाई fe, ऐसे कुछ था क्या? पढ़ाए हम आपको ये अच्छे से। यस, क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे AD की अगर मैं बात करूं तो ये था अपना जो हमारा FO, तो वही हो गया, देखो यहाँ पे FO है और यहीं से डायरेक्ट एक FO में चेंज हो जाता है, और बाकी सब वही FD अपॉन FE प्लस D, ऐसे कुछ था। इसके बाद अपन ने लास्ट पढ़ा था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, है ना, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, यहाँ पे भी m इक्वल टू क्या था, बताओ जरा, सेम था क्या? यहाँ पे मैंने सब कुछ मैंने बोला था सेम था, एक यहाँ पे 4 FM जोड़ जाता था, और एक यहाँ पे अपने मिडिल लेंस का यूज कर ले, उसका काम है बस इन्वर्टेड इमेज को सीधे करना। क्लियर है बेटा? चलिए तो यहाँ पे अपना m इंफिनिटी एज इट इज वही का वही f अपॉन fe, बस l इंफिनिटी क्या हो जाता है यहाँ पे f प्लस 4 है, f1 प्लस fe, ये तो इट वही का वही है, बस 4fm ऐड कर देते हैं। ऐसे ही md इक्वल टू अपना हो जाता है माइनस एज इट इज जो पहले लिखा है 1 बाई d प्लस 1 बाई fe, ऐसे कुछ होता है, बस ad अपना हो जाता है, ये हो जाता है fo प्लस 4fm, बाकी वही fm, इसकी जगह अपन क्या लिखते थे, fd अपॉन fe, ऐसे कुछ होता था क्या? यस, मतलब सब कुछ सेम टू सेम ही करूंगा, तो अपन ने यही पढ़ा है सारा चीजें। क्लियर है? और ये चारों क्लियर है आपको? कोई भी क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इनसे बाहर नहीं गया, ठीक है? कुछ भी आ जाए, क्या क्या पूछेगा बेटा, तो सब आना चाहिए बेटा आपको, ठीक है? चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं खत्म। और आज हम यहाँ पे रे ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी की यहाँ पे शीट सोल्व करेंगे पूरा। तो चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ। अले माव्या
क्लियर है बेटा ये सभी को? Yes. स्टडी गो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा मिरर एंड रिफ्लेक्शन में। पहला पार्ट है इसका मिरर एंड रिफ्लेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बोल रहा है ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड at 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखो गिवन डाटा क्या क्या है हमारा। पहले तो मेरी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है कितनी यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर कैंडल है। उसके बाद यहाँ पे एक दे रखा है हमारा u इक्वल टू कितना दे रखा है 27 सेंटीमीटर। वैसे भी u को हम हमेशा क्या देते हैं बड़ा है वाले। चलिए बहुत बढ़िया। कॉनकेव मिरर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 36 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 2 तो यहाँ पे f भी दे रखा होता है। Yes, yes. किसी भी मिरर के लिए क्या आपका आगे यहाँ 2 तो 18 हो गया 18 सेंटीमीटर। और एक और चीज अगर मैंने कॉनकेव मिरर की बात की तो इसकी फोकल माइनस यही पढ़ाया गया हमने। अब यहाँ पे बंदा बोल रहा है at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image। मतलब सीधी सी बात है मैं पोजीशन ऑफ द इमेज निकाल दिए। अरे कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कौन सा फार्मूला में अप्लाई करेंगे? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला 1 by f equal to 1 by u plus 1 by u equal to 1 by v निकालना है प्लस यहाँ पे कितना रखें बेटा उसकी जगह माइनस 27 is equal to 1 by f की जगह कितना minus 18 ये 27 माइनस को कर देंगे प्लस 1 by v equal to 1 by 8 minus 1 by 18 तो ये प्लस का 1 by 27। कौन सी चीज जो यहाँ से एलसीएम ली जा सकती है? एलसीएम लेना भी सभी को आता है क्या ये? Yes. 27 है ना? Yes. 6 or 9 so मतलब 6 or 9 54 ले लें। Yes. तो 54 अगर ले लें अपन यहाँ से तो माइनस 18 3 जा Yes. और 27 2 जा 1 by minus 3 plus 2 is minus 1। Yes. तो minus 1 by 54 equal to 1 by v। तो यहाँ से v कितना है 54 माइनस 54। बात समझ में आ गई? माइनस का मतलब ये होता है कि भैया जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बनेगा उसी साइड में बनेगा मिरर के दूसरी साइड नहीं बनेगा। उसके बाद और आगे बोल रहा है बेटा और भी निकाल सकते डिस्कस द नेचर ऑफ द साइज ऑफ इमेज इन द कैंडल्स मूव क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हाउ टू बी ओके। एक बात बताओ पहली बात यहाँ पे 18 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ दे रखा है ठीक और यहाँ पे u दे रखा है 27 मतलब फोकस से तो बाहर। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है पीछे फोकस के तो बाद में रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर के पहले रखा था दोनों के बीच में रखा है। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहाँ से अपन ने इमेज का जो पोजीशन तो निकाल लिया। अब मैंने नेचर ऑफ इमेज या फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको मैग्नेटिक याद है सभी को? m सारे बच्चों को पता है माइनस b by u ऐसे कुछ होता है। यस माइनस b की जगह क्या रखो बच्चा में माइनस of minus 54 और u की जगह कितना है बताओ u की जगह माइनस 27 2 माइनस 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 2 होगा जाएगा ये minus 2 माइनस भाई साहब a इक्वल टू माइनस 1.5 हो गया सर माइनस सर माइनस 2 नहीं होगा 27 2 2 27 2 अच्छा 2 ही है 27 to the 54 ठीक हां तो ये 2 हो गया क्लियर है आता है Yes. m इक्वल टू -2। अब अच्छा ये -2 क्या क्या इमेज के बारे में बताया माइनस 1 से लेस है वन से तो रियल बनेगा रियल बनेगा नेगेटिव तो Inward बनेगा इनवर्ट उसके बाद नेगेटिव तो एक और चीज पता था Inward बनेगा। इनवर्ट बनेगा और स्मॉल बनेगा स्मॉल बनेगा कि ज्यादा Small बनेगा। बड़ा बनेगा देखो जरा शुरू है अब मॉड लेते क्या हैं है इसका इसका Yes, yes. मैग्नीट्यूड लेटर 1 हो तो क्या बनता है बिगर बनता है क्या यस लेस देन 1 होता है तो स्मॉलर तो इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है क्या देखो जरा हां 2 आ रहा है दोबारा मैग्नीट्यूड तो मतलब इसको माइनस इसको प्लस हो रहा है 2 आ रहा है और 2 क्या है ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 है तो बिगर मतलब क्या बनेगा बिगर बनेगा। आ रही बात समझ में? हमने सारी चीजें यहाँ पे निकाल ली क्या नेचर निकाल लिया। अब एक और चीज बच रहा है इसमें एक और चीज बोला कि कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर। अगर मान लो हम क्लोजर टू द मिरर अगर ऑब्जेक्ट को मूव करें तो क्या इमेज अवे फ्रॉम द मिरर जाएगा? मैंने पढ़ाया बेटा और फोकस तक आते आते तो
वहीं पे रहेगा, मतलब फोकस तक जो, अगर जब तक फोकस पे तब तक तो मतलब हमारा रियल इमेज बनेगा, फिर वर्चुअल बन और जाएगा, जैसे हम फोकस से अंदर गए फिर वर्चुअल बनेगा और बिगर बनेगा, बिगर बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मिरर के दूसरे साइड बनेगा। पढ़ा है क्या हम लोग? यस। चलिए तो अब इसको आप नोट कीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे। तो बेटा यहाँ पर इसमें आपने सारी चीजें कर ली, अब अपने को खाली इसकी साइज की बात करें तो साइज में भी क्या पढ़ा है मैंने आपको, m इक्वल टू पढ़ा है मैंने I/O पढ़ा है क्या? m की जगह बेटा -2 I निकालना है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, इसको बदलना है तो I 2.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। अच्छा ये -5 सेंटीमीटर, इसका ये मतलब हुआ बेटा 5 सेंटीमीटर तो उसकी साइज होगी, मतलब कितना लेंथ होगा उसका, और यहाँ पे माइनस ये रिप्रेजेंट करेगा कि इन्वर्टेड इमेज वो इन्वर्टेड बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला क्वेश्चन भी देख लो आप इसी में, अगला क्वेश्चन आपने ही करना है, तो मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। 2.5 सेंटीमीटर सॉरी 4.5 क्या दे रखा है इसका साइज, और यहाँ पे प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे, 12 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे क्या उसकी पोजीशन दे रखी है क्या U, यस, और यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्वेक्स मिरर की 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक का सीन क्लियर है? क्या क्या दे रखा है हमें? साइज दे रखी है, पोजीशन मतलब U दे रखा है, फोकल लेंथ मतलब F दे रखा है। अच्छा एक और बात, कॉन्वेक्स मिरर दिया है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, एग्जैक्टली, गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन बेटा सारा कर लोगे आप, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। सेकंड वाला मैं आपको दे रहा हूं, अच्छे से कर लोगे इसको। कौन सा फार्मूला यूज करोगे यहाँ पे भी? मिरर फार्मूला, वेरी गुड। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं भैया। सर जो इसमें लिखा हुआ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड, तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला कर लोगे सभी? यस। सारी चीजें दे रखी है आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे देखा ये बोल रहा है कि यूज द मिरर इक्वेशन टू deduce that if an object placed between f and 2f of a concave mirror produce a real image beyond 2f। बिल्कुल सही बात है। Yes, कैसे? केस में है। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे f और 2f के बीच में मतलब यहीं पे नहीं रखी, Yes। तो मैं मान लेता हूँ इसको मैं 1.5f मान लेता हूँ कहीं पे रखी, कहाँ पे रखी है 1.5। तो क्या v आना चाहिए, मतलब जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज आना चाहिए वो बाहर आएगा कैसे? 2h के बाहर। मैंने बोला था ना वापस जाओ केसेस में मतलब फॉर्मेशन ऑफ इमेज में इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे आया था। यस, इनफाइनाइट और 2f मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था तो क्या आया था इसमें फोकस से बाहर आया, f और 2f के बीच में 2f पे आ गए थे तो 2f पे बन रहा था, f मतलब मैं बोल रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के जैसे अंदर गए थे तो बाहर हो गया था 2f, यस, 2h के बाहर, f पे आया था तो इनफाइनाइट हो गया, f के जैसे अंदर गए तो वर्चुअल कैसे कर सकते हैं? तो चाहे तो हम यहां से इसको मिरर फार्मूले से भी अपन कर सकते हैं। मान लो यहां पे हमारा जो मिरर है, जो मिरर है और यहां पे कहीं कहीं अपन ने इसको रखा है, तो हम जानते हैं 1/v + 1/u = 1/, अरे बात समझ में? अब मान लो कि ये जो इमेज ये बन रहा है u मान लेते हैं, ठीक? तो अच्छा 1/v निकालना है, हां, प्लस इसको मैं -1.5f लिख देता हूं। यस, मैंने f और 2f के बीच में कोई भी मैंने एक डिजिट यहां पे मैंने पिक कर लिया है, 1.5f कर सकते हैं, कोई भी आप चाहे तो 1.4f कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। लेकिन आपको कहां पे किनके बीच में मतलब पिक करना है? f और 2f के बीच में इक्वल टू क्या कॉन्केव दे रखा है बेटा? ये नहीं सर, हां कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर माइनस से अरे बस चलो इसको इधर ले आए तो अपन 1/v = ये -1/f और ये माइनस को उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा 1.5f। यहां से क्या मैं 1.5f कॉमन ले लूं, मतलब ये रेशियो ले लेते हैं यहां से 1.5f माइनस का 1.5 प्लस 1/v। अच्छा तो 1/v ये कितना बचा बेटा माइनस का 0.5, ऐसे कुछ बचा गया पॉइंट से पॉइंट 5 बन गया 3, तो v = आ रहा -1/3। अच्छा ये 2f के बाहर है, बिल्कुल 2f के बाहर है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? ये इसी साइड बन रहा है, अरे बस बस इन्वर्टेड बन रहा है, तो वो भी हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? पढ़ा है हम लोगों ने। पहला ऑप्शन है ये, सॉरी पहला पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला बोल रहा है यहाँ पे A convex mirror always produce a virtual image independent of its location of object। बिल्कुल
ये मैंने क्वेश्चन, ये मैंने लिखवाया भी है आपको। कॉन्वेक्स मिरर को हम एज अ साइड मिरर यूज करते हैं व्हीकल में। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि भैया ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, उसका इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, वर्चुअल मतलब है ना वर्चुअली बनेगा। इरेक्ट, स्मॉलर और ये बनेगा। और कहाँ और एफ के बीच में करा चुका हूँ ये मैं। क्लियर है? कराने की जरूरत तो नहीं है, कर सकते हो क्या? कहीं पर भी आप रख के देख लेना, वो और एफ के बीच में ही बनेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर से। क्लियर है बेटा? सी वाला देख लेते हैं। The virtual image produced by a convex mirror is always diminished in size. बिल्कुल सही है। Diminished मतलब छोटा होता है क्या? आगे और in size and it is located between the focus and the pole. अभी हाल यही तो बात बोले हैं हम आपको। क्लियर है? कर लोगे? जरूरत ही नहीं कराने की है तो। क्वेश्चन नंबर डी, an object placed between the pole and focus of a concave mirror produce a virtual and enlarged image. करा चुके हैं ये? कर चुके हैं बढ़िए। सिर्फ एक ही कंडीशन में वर्चुअल इमेज और लार्ज इमेज बनता है, वो मतलब वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और लार्ज बनता है। वो क्या होता है? लास्ट फोकस पे होता है, फोकस और पोल के बीच में होता है। क्लियर बेटा? ये भी कर चुके हैं। सीधी सारे हो गए। चलिए तो इसको कर दीजिएगा, फिर अपना आंसर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो ओरली इस पे बात करेंगे। पहला बोलता है यू हैव लर्न दैट प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर्स प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पढ़ चुके हैं अपन ये बात तो। आगे बोल रहा है कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। एक्सप्लेन। बिल्कुल। कब? जब हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। मैंने बताया था रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाती है। अरे बात समझ में? जैसे मान लो आपने एक लाइक धूप के दायरे आप ऐसे करो मिरर को, तो क्या उसमें जो सन का इमेज इधर बन रहा है, जो सन का इमेज इधर बन रहा है, वो तो क्या है? वर्चुअल है, जो अंदर बन रहा है। लेकिन क्या उसका एक रिफ्लेक्शन देखा जाए तो वहां पे अब सामने आप एक स्क्रीन लगाओ तो उस पे उसका इमेज बनेगा इस टाइप का। तो वो क्या है? रियल है। जैसे आप दो प्लेन मिरर के यहाँ पे बीच में खड़े हो जाओ, इससे मान लो पहले प्लेन मिरर में आपने राइट हैंड को किया तो आपका क्या उसमें जो लेफ्ट हैंड ऐसा आया करेगा। लेकिन जो पीछे वाले इमेज में जो पहले इमेज से जो आपका पहले मिरर से जो आपका इमेज बना है वो दूसरे मिरर के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उससे जो बनने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो हमेशा वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट्स वर्चुअल इमेज बनाती है इसमें, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स रियल इमेज। चलिए नेक्स्ट वन बोल रहा है ये a virtual image we always say cannot be caught on a screen। बिल्कुल हम इसे पर्दे पे नहीं ले सकते, वर्चुअल इमेज पे स्क्रीन पे नहीं पकड़ सकते। yet when we see a virtual image we are absolutely bringing it on the screen onto the screen in the retina of your eyes if there a contradiction। क्या बोल रहा है यार? a virtual image we always say cannot be caught on a screen। स्क्रीन पे ले नहीं सकते। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है yet when we see a virtual image, अगर हम किसी वर्चुअल इमेज को देख रहे हैं अपनी आंखों से, आएगा समझे? we are absolutely bringing it on the screen of the eye। अब देखो मैंने बताया कि रेटिना बनेगा तो वर्चुअल, अब वो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गए ना हमारे लिए। तो हमारा ब्रेन हुआ है। अरे तो वो तो एक्चुअली वो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गए हमारे लिए, तो हम वर्चुअल इमेज को देख रहे हैं। जैसे मान लो हमने कोई मिरर में अपने आप को देखा, अब देखो डीप में सोचो, यहाँ पे मिरर में अपने आप को देख रहे हैं, तो वो जो इमेज बन रहा है वो तो क्या अपना वर्चुअल का है, लेकिन उसका आंख में उससे रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो तो रियल इमेज बनाएगा। अरे बस उसका रिफ्लेक्शन होगा, अपना जो कांटेक्ट लेंस से आएगा वो तो यहाँ पे रेटिना पे रियल इमेज बनेगा। बस यही सीन है। अरे बस समझ में, और तो कुछ नहीं। अगला बोल रहा है यहाँ पे सी ए डाइवर अंडर वाटर। देखो यहाँ पे भी बिल्कुल अब यहाँ से अपना रिफ्लेक्शन वाला पार्ट होता है वो धीरे धीरे शुरू होता है। ये समझ में आ गया बेटा? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर सी ए डाइवर अंडर वाटर लुक्स obliquely at a fisherman standing on a bank of a lake। Would the fisherman look taller or shorter to the diver than what he actually? पढ़ाया था मैंने बताया था कि आपका एक बंगलो है, वहाँ पे सामने स्विमिंग पूल बना हुआ है, आप स्विमिंग पूल में लेटे हुए हो और आप अपने बंगलो को देख रहे हो, स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है, तो आपको आपका जो बंगलो है वो किस दिखेगा? बड़ा लगेगा, ज्यादा टॉलर लगेगा।
एज कंपेयर टू द उसकी बिल्डिंग हाइट से भी आपको जाने मतलब चिड़िया जब मछली को देखे या मछली चिड़िया को देखे, चिड़िया जब मछली को देखती है तो मछली उसको कम हाइट पे नजर आती है, लेकिन अगर मछली चिड़िया को देखे तो उसे ज्यादा हाइट पे नजर आता है। बताया था क्या हम लोग? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद अगला बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है नेक्स्ट डी वाला, does the apparent depth of a tank of water change if viewed obliquely? If so, does the apparent depth increase or decrease? क्या होगा? Increase होगी या decrease होगी? इंक्रीज होगी। Decrease होगी ना यार? ऊपर पानी से देखेंगे ना। पापा ऊपर से देखने को बोला है। ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? जिस मान लो अपन ऊपर से किसी वाटर पार्क, तो वाटर का जो बॉटम है उस टैंक का वो थोड़ा ऊपर नजर आएगा। थोड़ा शिफ्टिंग इसे बोलते हैं, शिफ्ट हो गया हो जाता है। मैंने पढ़ा था कुछ शिफ्टिंग। यहाँ पे जब चिड़िया मछली को देख रहे हैं वो वाला कैसे है? आगे देखो ई वाला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। बिल्कुल सही है। इन दिस फैक्ट ऑफ सम यूज्ड टू अ डायमंड कटर। नो नहीं, इसका तो मतलब नहीं है वो ये कोई नहीं, क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड कटर वाला क्या गया सीन? क्लियर है? यस। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको देखना है, एक बार आप घर पे करके इसको देखेंगे और सबको एडिटेज लिखेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो इससे अपन कई मल्टीपल में सही पढ़ चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए इसमें ये तो पूरा ओरल ही था हमारा, नॉर्मली इसमें लिखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, यहाँ पे देखो इसमें रियल अपरेंट डेप्थ जो फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन में, अपन ने पढ़ा है कि रियल एंड अपरेंट है। मछली चिड़िया को देखे, चिड़िया मछली को बोला यहाँ पे टैंक इज फिल्ड विद वाटर ऑफ हाइट 12.5 सेंटीमीटर। द अपरेंट डेप्थ ऑफ नीडल लाइन एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। अपरेंट डेप्थ दे रखी है, एक्चुअल डेप्थ भी दे रखी है। यस, आ रही बात समझ में? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? बेटा मैं क्वेश्चन था कि किसी को नहीं आता है ये। डी अपरेंट इक्वल टू क्या था? डी एक्चुअल म्यू इक्वल टू डी एक्चुअल। डी अपरेंट कर सकते हैं क्या? यस। म्यू इक्वल टू कितना लिखा बेटा यहाँ पे? 12.5 डिवाइडेड बाय 9.4 4/3। कुछ कट रहा है क्या ये? यस सर, 1.32 कितना? 1.32 देख लो यार, 1.33 के अराउंड जो भी आएगा 1.33। तो ये एक्चुअल में इतना ही होता है कि वाटर का ऑलरेडी 1.33 के अराउंड होता है, 4/3 के अराउंड। यस, पढ़ा गया अपन ने। सर ये 4/3 आएगा। यस, तो कर लीजिएगा इसको। क्लियर है? यस। कोई मसला किसी को? अरे यार देखो 30 से करेंगे तो 34 जा 120 के अराउंड होता है और 33 से 90 के अराउंड होता है, मतलब वही 4/3 के अराउंड ही आ रहा है। ठीक। अब इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, अब अपन ने इस वाटर को रिप्लेस करके, ये तो वाटर का म्यू आ गया। अगले पार्ट में बोल रहा है कि अगर हमने वाटर को रिप्लेस करके एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका म्यू इक्वल टू है 1.63, इसको हमने यूज किया सेम हाइट है। At what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो आपको कितनी डिस्टेंस माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा ताकि ये फोकस कर सके? तो अभी अपन यहाँ से पहले तो क्या निकालेंगे? डी अपरेंट निकालेंगे, मतलब जो माइक्रोस्कोप एक डेफिनेट डिस्टेंस से हम फोकस कर रहा है। अब मान लो कि वो डेफिनेट डिस्टेंस पे कितनी गैप आ जाएगी, पहले अपन यहाँ पे डी अपरेंट कैसे निकालेंगे बताओ जरा? डी एक्चुअल अपॉन डी एक्चुअल, डी अपरेंट इक्वल टू डी एक्चुअल कितना दे रखा बेटा यहाँ? 12.5 अपॉन 1.63। तो यहाँ से डी अपरेंट आ गया क्या? कितना आ जाएगा देखो जरा यहाँ पे ना, एक पॉइंट आकर पॉइंट हटा दो यहाँ पे। 7.67 7.67 ये आ रहा बेटा। अच्छा 7.67 और पहले क्या रखा बताओ जरा? डी अपरेंट पहले क्या दे रखा था? 9.4 दे रखा था। यस, दोनों का गैप निकालना अपने को, कितना माइक्रोस्कोप को अपने को शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा बताओ जरा? 9.4 माइनस 7.67 कितना आ जाएगा बेटा? कितना रिप्लेस? 1.73 के अराउंड 1.73 सेंटीमीटर। ये आसान है, इजी है क्या? यस। चलिए भैया तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे बंदा बोल रहा है, देखो इस पे अच्छे समझना है।
A small pin fixed on the table top is viewed from above from a distance 20 centimeter. A small pin fixed on a table top is viewed from above from a distance 50 centimeter. मतलब ये टेबल है, इस पर एक पिन रखी हुई है हमारी यहाँ पे इस तरह से, ठीक। और इस पिन को हम देख रहे हैं कहाँ से बेटा, एक कितने डिस्टेंस से यहाँ पे आंख से हमारी ये वाली याद रखा, सीन क्लियर है क्या? Yes. 50 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है यहाँ पे होगा डिस्टेंस ऑफ 50। By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? अगर यहाँ पर एक हम एक स्लेब लगा दे, ग्लास स्लेब, और इसकी जो ये कितनी दे दे हम 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या है कितने ऊपर दिखेगा? अच्छा ये 15 है तो फिर ये कितना बचेगा? 35 सेंटीमीटर। हाँ हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर पढ़ाया था। व्यू ऑफ ऑब्जर्वर इनटू given by प्लस इनटू बाय एंड सो ऑन। अगर आगे जो हाँ पर इधर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब पिन विद रिस्पेक्ट टू द आई होगा हमारा यहाँ पे। व्यू ऑब्जर्वर हवा में है, यस d1 कितना है देखो जरा, 35 है। सर D1 50 नहीं है सर, D1 50 नहीं है, D2 35 है बरोबर। A small pin fixed on a table top is viewed from above from a distance 50 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised? If it is viewed from the same point, मतलब हम यहाँ से देखते हैं through a 50 centimeter thick glass slab parallel to the table. मतलब हम सेम पॉइंट से यहीं से देख रहे हैं, लेकिन हमने पीछे फिक्स कर दिया पर में एक स्लेब ग्लास में। बात समझ आ रही है बेटा? यस अच्छा यहाँ पे इसका ग्लास स्लेब का इसने व्यू दे रखा है, इसका जो व्यू दे रखा है इसने 1.5 दे रखा है। एयर का कितना होता है? 1 मैंने पढ़ाया था ये व्यू एयर से देख रहे हैं तो एयर का 135 by 1 15 by 35 या फिर 1.5 ऐसा कर सकते हैं बेटा इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना 35 प्लस 10 हो जाएगा, 1.5 बन जा और ये यहाँ पे 10, तो ये कितना हो जाएगा? 45 मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग कितनी हुई है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग हो गई क्या? आ रही बात समझ में? चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे अभी एक ग्लास स्लेब को हम ऊपर ले जाए नीचे ले जाए कहीं पर भी शिफ्ट करें, ग्लास स्लेब की पोजीशन से कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे अगला इसमें यही पार्ट दे रखा है, इसी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पर हाँ does the answer depends on the location of the slab? No. नहीं, ग्लास स्लेब को आप कहीं पर भी ले जाओ। अगर मान लो इसको ऊपर ले गए अपन, मान लो ऊपर अपन ने 20 कर दिया, नीचे 15 है, तो बीच में 15 है, तो नीचे अगर बीच में 20 है तो यहाँ पे इसको अपन चाहे तो 20 by 1 प्लस 15 by 1 में लिखेंगे तो 35 होगा। ये चेंज हो गई है इस वजह से, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है अगला। अपन ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटर रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ पे बोल रहा है फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप। यहाँ पे एक अपन ने वो पाइप दे रखा है और इसके ऊपर एक इसने लेयर लगा दी इस तरह से, ठीक। यहाँ पे इसके ऊपर इसने लेयर लगा दिया। समझना बेटा क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 और ये बेस्ड है TIR पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Figure shows the cross section of the light pipe made of the glass fiber of reflective index 1.68। ये अंदर वाला है, इसका क्या है बेटा 1.68 है। and further ये बोल रहा है and outer covering of the pipe made of the material reflective index 1.44। और जो ये मटेरियल जिसके ऊपर लेयर चढ़ा है इसका भी रखा है 1.44 जो भी है। अब आगे बोल रहा है यहाँ पे what is the range of the angles of the incident ray with the axis of the pipe for which total reflections inside the pipe takes place in shown in the figure। अभी ऐसा बोल रहा है कि बेटा यहाँ पर इसका एक्सिस है, इनको समझना है, इसको अच्छे से ठीक। आप एक लाइट रे का इंसिडेंट है, ये वाला है और यहाँ से ये वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे अंदर तो ये वाला क्या होगा? आगे ये वाला तो आगे हो गया यस ठीक। और यहाँ से फिर इसका TIR हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे बस इस तरह से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। समझ आ गई? यस हमारा ये पूरा सिनेरियो बन रहा है।
पहले तो हमें यहाँ पे इस एक्सिस के साथ एंगल निकालना। अच्छा पहला जो है इसमें क्या एयर में से ये इसमें जा रहे हैं? यस अरे बात समझ में? तो कितना होना चाहिए पहला हमने इसमें इसका बड़ा है सारे बच्चों का। यस mu1 sin I is equals to mu2 sin R sin I equal to mu2 sin R। अरे बात समझ में? Yes। ये वैल्यू अगर mu1 की बात करूं तो इट इज sin I बनाना है। ठीक है, इसलिए mu2 is 1.68 sin R अरे बस sin I तो यहाँ पे अपना जो sin r के ऊपर ये इस तरह से I के डिपेंड हो गया, इस इक्वेशन नंबर क्या ले लिया अपन? क्लियर बेटा? अब यहाँ पे अगला टास्क देखो आप लोग, ये r जो यहाँ से तो ये वाला अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालूं इस तरह से तो ये 90 है, तो क्या ये जो I हो जाएगा ये 90 माइनस r हो जाएगा इस तरह? यस 90 माइनस r हो जाएगा ना यार, ये r है ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस r। अब यहाँ पे इसमें से इसमें जा रहे हैं तो अभी PIR के कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ये एंगल है भैया ये किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए ना। मैंने PIR के लिए दो कंडीशन दिखाई थी, पहले तो डेंसर से कहां जाना चाहिए? इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, बिगर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। यहां तक का सिंपल क्लियर है? तो चलिए अपन इस पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे किस पे जाएगी? 1.68 में से कहां जाएगी? 1.4। तो यहाँ पे भी लगाओ तो डायरेक्ट पे स्क्वायर कितना लगा तो 1.68 में है तो 1.68 sin क्या है जो 90 माइनस आएगा समझ में? और ये ग्रेटर देन होना चाहिए 90 माइनस r, इसमें किस में जाएंगे? ये 1.44 में sin कितना अरे बस समझ में? क्या होना चाहिए? sin 90 क्या होती है? 1 sin 90 माइनस r को क्या अपन cos r 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68 ये करके देखेंगे अगर डिवाइड तो कितना आ जाएगा? 1.16 क्या बेटा? 1.16 0.0 देखो जरा कितना है? 0.9 का नाम है 0.857 कौन सा है? मतलब 0.9 का नाम आया? यस 0.9 कब आता है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे 37 डिग्री 37 पे क्या 4/5 आता है क्या? अरे बस 30 पर 4 और अगर मतलब 30 अरे 4/5 होता है 37 पर। अरे cos 37 में 4/5 होता है। यस अरे बस Yes. मतलब 0.8 आया हाँ। और 37 के अंदर 30 बार से तो ये √3/2 मतलब ये आता है 1.732 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये होता है 0.8 अराउंड ये आएगा। यस तो ये क्या 30 डिग्री के अराउंड हो जाना चाहिए। यस तो r शुड बी ग्रेटर देन ये 30 डिग्री होना चाहिए। हाँ। अब यहाँ पे अगर मैं sin 30 की वैल्यू क्या 1/2 होती है? यस sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 तो sin I जो हो गया वो आ गया 1.68 into 1/2 तो sin I जो आ जाएगा वो आ जाएगा ना 1.6 क्या 0.84 के अराउंड हो जाएगा ये यस है ना 0.84 और ये करीब 60 डिग्री के अराउंड होता है। यस 60 डिग्री 53 पे शायद 4/5 sin डिग्री होता है। sin 53 4/5 होता है और sin 60 पे होता है √3/2 मतलब 0.8 के सराउंड। sin 60 पे कितना होता है? sin 60 डिग्री पढ़ा होगा आपने √3/2 Yes. 0.8 के समथिंग कुछ होता है? Yes. 0.8 के थोड़ा हो जाता है। तो ये करीब कब होगा 0.8 समथिंग जब आई अराउंड कितना होना चाहिए? 60 डिग्री अरे बात समझ में है? मतलब ये 60 डिग्री रहेगा तो 60 डिग्री से अगर उस हिसाब से रहना चाहिए तो भैया ये कोई काम कभी हो सकते हैं। आइए देखिए यहाँ पे चलिए कर लीजिएगा इसको नोट फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो हमने यूज किया है कि यहाँ पे PIR वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे चलिए बेटा आज की क्लास का वन एंड द ओनली लास्ट क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट भी आपको खुद से करने का बोल रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे अगर हमें बोल रहा है कि अगर मान लो हमने लेयर को यहाँ से रिमूव कर दिया तो अच्छा बाहर क्या एयर बची क्या Yes. एयर बची तो क्या लगेगा 1.68 sin r 90 माइनस r ऊपर क्या जाएगा 182 sin 90 क्रिटिकल एंगल वहां से आ जाएगा यस। अब देखो क्वेश्चन स्ट्रेस ला का एक लास्ट क्वेश्चन में कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 8 और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है सर और बिल्कुल बेसिक है सर उसमें cos 0.5 पे क्या होगा इंटरवल हो गया 0.5 बताता हूं आपको तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में आप देखो इस तरह के कुछ सरफेसेस दे रखे हैं एक सरफेस यहाँ पे तीन में सरफेस
यहाँ पे बोल रहा है बंदा कि पहले में यहाँ पे एयर में और यहाँ पे है ग्लास, ठीक। और ये बोल रहा है कि भैया एयर से अगर यहाँ पे हम 60 डिग्री पर इंसिडेंट करें तो ये जो ग्लास में 35 डिग्री पे जाता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ बताऊँ मैं, देखो ग्लास का लिखा है μ/1, लेकिन न्यू ग्लास मुझे नहीं गिवन। उसके बाद दूसरा यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर एयर है यहाँ पे ऊपर, इस पे अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री से इंसिडेंट करें, कितने से 60 डिग्री से, तो ये जो वाटर में जाता है ये 47 डिग्री पे जाता है। कितने जाता है बेटा? 47 डिग्री। ये एयर ऊपर और नीचे से यहाँ पे। क्लियर बच्चा यहाँ तक? Yes. उसके बाद अगर नीचे यहाँ पे वाटर है, समझना अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक ग्लास है। अगर वाटर में आपको यहाँ से आपने 45 डिग्री पे किया है, तो ये ग्लास में ये वाला एंगल क्या है वो बता या तो निकालना है। वाटर से आप जा रहे हैं ये ग्लास में। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को आपने प्रॉपर पढ़ना है, 3 डायग्राम में रखे। इसमें बोल रहा है कि इन फिगर A and B shows reflection of a ray in the air incident 60 degree with the normal to a glass air water air interface। मतलब यहाँ पे ग्लास normal to the glass air and water air respectively, मतलब इंटरफेस दे रखा है यहाँ पे एयर वाटर इंटरफेस दे रखा है और यहाँ पे ग्लास एयर इंटरफेस दे रखा है। आगे बोल रहा है rate the angle of refraction in the glass when the angle of incident in water is 45 degree with the normal to a water glass interface shown in the figure। अब देखो न्यू ग्लास से आपको पता है कितना होता है, बताओ जरा इसका। 3/2। न्यू एयर यहाँ पे भी 1 हो गया। न्यू वाटर ये कितना होता है बताओ जरा। 4/3। न्यू वाटर 4/3। न्यू ग्लास 3/2। सब में कौन सा कलर लगाओगे बताओ जरा। क्या इसमें चलिए फर्स्ट इंटरफेस में आप ही लोग मुझे बताओगे ए वाले इंटरफेस में डायरेक्ट लगाओगे बताओ B1 sin 60 equal to मैं इसमें लिखता हूं B1 sin इक्वल टू क्या होता है sin r। ये किसका लॉ है? स्नेल्स लॉ। चलिए पहले 1 into sin 60 1 into sin 60 equals to 3/2 sin 35। अच्छा sin 60 की वैल्यू कितनी आ गई? Root 3/2 is equals to 3/2 sin 35 डिग्री। ये कैंसिल। Yes, root अच्छा sin 35 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी? root 3/3 आ गई क्या? हाँ, तो 1/3 आ गई। 3 को root 3 लिख सकते हैं 3 को। यहाँ पे कितना आ गया? 1/3। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे sin 35 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। दूसरा 60 पे करें तो 47 क्या है? तो 60 पे करें तो 47, तो यहाँ पे देखो तो कितना हो गया? आप ही लगाओ तो मुझे यहाँ पे बता के 1 sin 60 is equals to 4/3 sin 47। आ रही बात समझ में? sin 60 निकाल सकते हो क्या यहाँ से? sin की वैल्यू कितनी आती है? root 3/2। root 3/2, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 root 3 divided by 2 4 जा sin 47। डायरेक्ट लिख दूं मैं। अब यहाँ पे सी में ये भी आप बताओगे मुझे कैसे क्या रहा हूँ बेटा बताओ जरा। स्नेल्स लॉ। इसने इसका Yes। 4/3 sin 45 is equals to 3/2 sin final क्या मानते हैं इसको अपन? Yes। सीरिया तो अभी तो निकाल देना है यार, कैसे निकालेंगे? sin 45 की बात जानते हो? 1/√2 होता है क्या? Yes। 1/√2 इसको इधर ले आए तो 8/9 है ना, समझ में आएगा बेटा? Yes, 1/√2 1/√2 is equals to sin theta। Yes। इसको क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? 4 into फाइनल में यहाँ पे लिख देता 4 हूँ। into root 2 into root 2 4 into root 2 into 4 into root 2 by 9 by 9 is equal to sin। sin theta। तो क्या थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं? sin inverse of 4 by 9 root 2 by 9। by 9। क्लियर है बेटा? Yes। ये भी कुछ मतलब 45 से कम ही आ जाएगा। Yes। 37 45